चलिए नमस्कार। तो मूल अधिकार को कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल राइट को। और फंडामेंटल राइट का जो पिछला वीडियो था उसमें हमने उसको शुरू किया था, उस टॉपिक को, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक उसको कवर किया था। 12 और 13 आर्टिकल जो है वो आपका राज्य और विधि से संबंधित कुछ बात करता है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और 14 से लेकर के 18 तक जो पहला अधिकार था, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, वो था। 18 के बाद अनुच्छेद 19 से जो है आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो अब है समानता के अधिकार के बाद दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में रखा गया है। इसमें कुल 5 अधिकार है। समानता के अधिकार में भी कुल 5 अधिकार थे, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। इसमें है आपका 19, 20, 21, 22, ये है आपका 5 ही है, और 21 का भी है इसमें, एक तो 5 हो गया। अनुच्छेद 19 में देखो क्या कहा गया है कि इसमें है 6 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, देखेंगे हम लोग अभी, जिसमें आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भी सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का है शिक्षा का अधिकार। और 22 है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये कुल 5 अधिकार है। एक एक करके इसको अब डिटेल में कवर करती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 19 को। 19 में देखो कुल 6 प्रकार के अधिकारों की बात कही गई है, और इसका वर्णन है आपका 19 ख, ऐसे कर करके आपका पूरा का पूरा 6 च तक जो है वो आपको दिया गया है। अंग्रेजी में इसको 19A, B, C, D ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये अधिकार जो दिए गए हैं 19 में, वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, अन्य लोगों को नहीं दिए, मतलब विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। मूल अधिकारों में क्या है कि कुछ अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, और कुछ अधिकार जो है वो दोनों के लिए, विदेशियों के लिए भी और नागरिकों के लिए भी। तो ये जो है सब में मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कौन सा अधिकार नागरिकों के लिए है और कौन दोनों के लिए है। तो ये वाला सिर्फ नागरिकों के लिए 19 में जो 6 का 6 है। देखते हैं 19 का को क्या है इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये है आपका। इसमें सिंपल बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जो है वो बोलने का और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, अधिकार होगा। इसमें वही है कि सभी नागरिकों को अपने मत यानी कि अपना ओपिनियन, अपने विश्वास यानी बिलीफ, और अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, और वो इसको लिख करके या मौखिक रूप से बोल करके किसी भी तरीके से जो है वो कर सकता है। इसी अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो जो जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे इसमें प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 का में इसकी बात की गई है। ये भी अभिव्यक्ति के अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, जो RTI का बेस है एक, ठीक है, उसका भी इसी में वर्णन किया गया है। यानी कि आप सरकार किसी डिपार्टमेंट में क्या कर रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता, कोई भी उसको सुन नहीं सकता, सरकार हो या कोई और, ठीक है, ये भी अधिकार इसी में है। कोई व्यवसाय करते हैं आप, उसका विज्ञापन जारी करवाना चाहते हैं, एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं उसको, तो वो भी अधिकार इसी में दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 19 के जितने भी अधिकार हैं टोटल 6, उन सब में जो है वो सरकार उचित प्रतिबंध, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। राज्य जो है वो हर अधिकार पे उचित प्रतिबंध लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। सभी में देखने को मिलेगा आपको, सब में जो है वो आधार होंगे कुछ ना कुछ, कि इन आधारों पर जो है आपको प्रतिबंध राज्य लगाएगा। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे उचित प्रतिबंध लगाने का जो आधार है वो है आपका भारत की एकता एवं संप्रभुता। है क्या ना कि देखिए, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, तो कुछ भी बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको एक दायरे में रखकर बोलना होगा। अगर उससे ज़्यादा बोलेंगे तो सरकार उस पर आपको प्रतिबंध लगा सकती है, अगर ये चीज़ें अफेक्ट होती है तो। पहला वही है कि एकता एवं संप्रभुता देश की, दूसरा है सार्वजनिक आदेश, तीसरा है मोरालिटी यानी कि नैतिकता, चौथा है राज्य की सुरक्षा, और 5वां है विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध। यानी कि अगर कोई देश से हमारे बहुत अच्छे संबंध है भारत के, आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो राज्य जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इन आधारों पे जो है वो अनुच्छेद 19 का पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग 19 ख 19B। इसमें है शांतिपूर्वक और निरायुध, मतलब बिना हथियारों के सम्मेलन का, बैठकें करने का, मीटिंग बुलाने का अधिकार। यानी कि आप जमा हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि बिना हथियारों के जमा होना है और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से होना है।
इस अधिकार के अंतर्गत जो है वो सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। आप बैठक बुला सकते हैं, आप खुद जाकर के जो है वो शामिल हो सकते हैं, ये अधिकार है आपके पास। प्रदर्शन करने का भी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 ख में दिया गया है आपको, कि आप अगर किसी नीतियों से सरकार की उससे नाराज हैं, कोई और चीज़ को लेकर के आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार इसमें आपको नहीं दिया गया है। प्रदर्शन करिए लेकिन हड़ताल का आपको अधिकार यहाँ पे नहीं है। और ये जो चीज़ें आप करेंगे, प्रदर्शन करना है, बैठक करना है, ये सिर्फ आप सार्वजनिक भूमि पर ही कर सकते हैं। इसी का अधिकार है आपको, न कि किसी व्यक्ति की अपनी ज़मीन हो, निजी ज़मीन हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उस पर जाकर के आप अड्डा जमा दें, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका अनुच्छेद 19 ख। इसमें भी मैंने आपको बताया कि हर में आपको कुछ ना कुछ उचित प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। तो इस पे प्रतिबंध लगाने का जो आधार है वो है सार्वजनिक आदेश। ये सब आपको बार बार देखने को मिलेगा। सार्वजनिक आदेश, देश की एकता और अखंडता, नैतिकता, ठीक है। तो इसका 3 आधार है। सार्वजनिक आदेश यानी कि पब्लिक ऑर्डर, यातायात नियंत्रण, मतलब कि आप कहीं रोड पे ना जाकर के बैठ जाएं। अगर आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है तो पता चले कि पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है ना, तो ये आप नहीं कर सकते। भारत की एकता और अखंडता, ये जो है इसको भी अक्षुण्ण रखते हुए आप जो है प्रदर्शन करने का अधिकार आपको दिया गया है। अफेक्ट होगा तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 19C इसमें है कि अगर आप बैठकी कीजिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो आप संघ बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इसमें अधिकार दिया गया है आपके पास। इस संघ बनाने के अधिकार में और भी कुछ अधिकार है जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे इसी में है सहकारी समिति, ये भी संघ का प्रकार है, एसोसिएशन का ही एक प्रकार है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप निर्माण कर सकते हैं। राजनीतिक दल बना सकते हैं, अपना एक पॉलिटिकल पार्टी आप गठित कर सकते हैं। कोई कंपनी जो है वो बना सकते हैं आप। व्यापार संघ यानी कि ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। क्लब वगैरह जो है वो खोल सकते हैं आप। तो ये सब संघ बनाने के अधिकार के तहत आता है। और इसमें देखो, संघ बनाने का अधिकार तो मूल अधिकार है ही, संघ नहीं बनाने का अधिकार भी मूल अधिकार है, यानी कि नकारात्मक अधिकार भी इस अधिकार के तहत शामिल है। तो इसका कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, अगर नहीं बनाना है किसी को तो नहीं बनाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी है कि संघ बनाने का अधिकार तो है आपके पास। मान लो कि राजनीतिक दल आने का अधिकार आपके पास है, वो मूल अधिकार है, लेकिन इसकी मान्यता, आप कहेंगे कि इसकी मान्यता भी दे दो हमें, हमने कोई राजनीतिक दल बना दिया, इसकी मान्यता भी दो, तो ये मूल अधिकार नहीं है। इसको मान्यता प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। तो ये है, सिर्फ बनाने का अधिकार है। उचित प्रतिबंध इस पर भी लगाया जा सकता है। और बेसिस क्या है, मतलब आधार क्या है, सार्वजनिक आदेश यानी कि पब्लिक ऑर्डर। भारत की एकता एवं संप्रभुता और नैतिकता को अगर खतरा होता है आपके इससे, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। रट लेना पड़ेगा आपको, रटना के देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ये 2-3 बार देखेंगे आप तो। 19D इसमें क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि भारत के सीमा के भीतर सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि आप बिना किसी बाधा के भारतीय सीमा में जो है वो घूम सकते हैं, सरकार आपको रोकेगी नहीं, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि ये जो संचरण का अधिकार है, इसके 2 आयाम हैं, 2 डायमेंशन। एक तो देश के भीतर घूमना और है देश के बाहर घूमना। 2 ही तरीका हो सकता है ना, या तो आप भारत के अंदर घूमें या तो विदेश कहीं जाए घूमने के लिए। तो ये जो 19 घ है, ये सिर्फ पहले वाले को, यानी कि जो देश के भीतर घूमना है उसी को कवर करता है। ये वाला देश के बाहर वाला इसको ये कवर नहीं करता। ये कवर करता है अनुच्छेद 21 जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें बात करेंगे इस चीज़ को। बस जानने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि देश के भीतर की स्वतंत्रता ही 19 घ में इसकी बात की गई है। इस पर भी सरकार आप पे यानी कि राज्य जो है वो प्रतिबंध लगा सकती है। आधार क्या होंगे, 2 आधार है देखिए। पहला है अनुसूचित जाति यानी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के, जो एसटी पीपल रहते हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जैसे मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया या फिर नागालैंड वगैरह, तो वहाँ पे कुछ इलाकों पे क्या है कि आप नहीं जा सकते। मान लो कि पूरा स्टेट है तो कुछ इलाकों में जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या होता है, परमिट लेना पड़ता है। ILP बोलते हैं उसको, इनर लाइट परमिट। तो क्योंकि जो आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने ये सारे प्रावधान बनाए हैं। तो वहाँ पे घूमने पे प्रतिबंध आपको लगाया जा सकता है। घूम सकते हैं लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होगी आपको। आम जनता का हित, अगर किसी के घूमने से लोगों के हितों को कोई खतरा होता है तो भी उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैतिकता एवं स्वास्थ्य के आधार पे किसी भी व्यक्ति के घूमने पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लो किससे खतरा होगा नैतिकता एवं स्वास्थ्य को, जैसे मान लो कोई वेश्या है, कोई प्रोस्टिट्यूट है, तो उसको घूमने से रोका जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोलता है कि एड्स पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको भी स्वास्थ्य के आधार पर उसके संचरण पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा।
तो ये है आपका अनुच्छेद 19 घ। अब है 19 ग, 19 अंगा, ठीक है, अड़ा, इसको अड़ा अंगा जो भी बोलते हैं आप बोले, 19 ई बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ये है कि मान लो कि आपने भारत पूरा घूमा, आपको कोई जगह अच्छी लगी तो आप वहाँ पे निवास या फिर वहाँ बस सकते हो, ये अधिकार है आपके पास। यानी कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने या फिर वहाँ बस जाने का अधिकार आपके पास है 19 अ के अंतर्गत। अब ये बसने का जो है वो आप अस्थायी रूप से बस सकते हैं या फिर अस्थायी रूप से भी वहाँ पे निवास कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए या फिर ज़िंदगी भर के लिए आप वहाँ पे बस सकते हैं। दोनों डायमेंशन इसमें कवर किया गया है। उचित प्रतिबंध इसमें भी लगाया जा सकता है। आपका आधार वही है, सबसे पहला है अनुसूचित, जो घूमने वाला था प्रतिबंध वाला आधार वही इसमें भी है। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा को लेकर के, यानी कि आप ट्राइबल एरियाज़ में जाकर के नहीं बस सकते, कुछ एरियाज़ में सरकार उस पर प्रतिबंधित करती है। और आम जनता का हित अगर आपके बसने से वहाँ प्रभावित होता है तो सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। आगे है 19 च, 19 एफ, ठीक है, छठा है ये, कोई भी वृत्ति, कोई भी जीविका, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। यानी कि कोई भी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई जो नागरिक है वो कोई भी रोजगार वगैरह कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिबंध तो होगा ही, मतलब ऐसा सरकार कहती है कि आप पे आपको करने का अधिकार है, लेकिन वापस से यहाँ पे प्रतिबंध लगा देती है। देखो इस चीज़ को लेकर के बहुत क्रिटिक है, मतलब कि मूल अधिकारों का बहुत आलोचना की गई है कि एक तरह से हमें एक हाथ से मूल अधिकार मिलता है और दूसरी तरफ से सरकार उसको छीन लेती है, राज्य उसको छीन लेती है, ठीक है। अभी 19 में तो आपको क्लियर हो गया कि हर पे उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। 14, 15, 16 ये सभी बता रहा था, तो वहाँ पे भी सबके साथ कुछ ना कुछ अपवाद थे। तो जो भी है देखते हैं हम लोग। तो इस पे प्रतिबंध लगाने का आधार देखो क्या है, किसी पेशे के लिए या किसी व्यवसाय के लिए सरकार क्या कर सकती है कि कोई तकनीकी योग्यता यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन लागू कर सकती है कि जब तक आपके पास ये योग्यता ना हो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, उस व्यवसाय को, या फिर लाइसेंस की अनिवार्यता जो है वो कर सकती है किसी व्यवसाय के लिए। सपोज करो कि कोई डॉक्टर है, अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको MBBS करना होना चाहिए ना। डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो कम से कम MBBS तो चाहिए ना। तो ये तकनीकी योग्यता लागू हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी डॉक्टर बन जाएगा। वही मान लो कि कोई दवाइयों की दुकान खोलना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो इस प्रकार से चीज़ें, जैसे कोई पटाखे वगैरह कोई बेचना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वही कुछ जो उद्योग है, कुछ इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य जो है अपने नियंत्रण में रख सकती है, सरकार जो है अपने लिए उसको सुरक्षित रख सकती है। जैसे आज के समय में नाभिकीय ऊर्जा है, तो नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी, इसको सरकार अभी प्राइवेट प्लेयर को किसी को घुसने नहीं दे रही। रेलवे जो था, अभी रेलवे में तो प्राइवेट प्लेयर आ गए हैं, आपके निजी क्षेत्र का आ गए हैं, बट कुछ समय पहले तक जो है वो बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में ही था, ठीक है। तो ये चीज़ें सरकार जो है कर सकती है। तो ये हो गया आपका 19 च, छठा अधिकार। अब देखो ये जो 19 था ना, इसमें पहले जब मूल संविधान हमारा था, जब संविधान बना था, उसमें 7 अधिकार थे। अब टोटल वर्तमान में 6 है, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 तक। तो एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो मूल संविधान था उसमें भी कुल 6 अधिकार थे, जो मेन अधिकार हो गए 7 अधिकार, 7 अधिकार थे। एक जो है वो हटा दिया गया, कौन, संपत्ति का अधिकार। अब तो बचा आपका संपत्ति का अधिकार 31 में था अनुच्छेद, उसको हटा दिया गया, तो 7 पहले था, अब बचा 6। इसी तरीके से अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार इसमें भी था। तो जो 44वां संशोधन आया जिसमें संपत्ति अधिकार को हटाया 1978 में, वो क्या किया कि इसको भी हटा दिया। अनुच्छेद 19 में जो एक प्रावधान था संपत्ति को लेकर के, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो इसमें भी 7 की जगह 6 बचे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 में भी ये चीज़ें थी, संपत्ति के अधिकार को लेकर के प्रोविजन था इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 20 को। तो 20 में देखो क्या कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अंग्रेजी में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब कि कुछ अपराधों के लिए अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके संबंध में कुछ प्रोविज़न, कुछ प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। 3 प्रावधान है कुल अनुच्छेद 20 में। पहला प्रोविज़न देखो क्या बोलता है, ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक किसी विधि जो उस समय अपराध करने के समय जो है वो प्रभाव में है, उसका उल्लंघन वो व्यक्ति ना करता हो। मतलब कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक किसी कानून का जो है वो उल्लंघन न कर रहा हो। क्लियर चीज है, कोई व्यक्ति तब तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई कानून हो जो उस वक्त प्रभाव में हो, उसका उल्लंघन ना करे। ये पहला प्रोविजन। इसमें और क्या आगे बोला जा रहा है
कि उसको अगर मान लो कि उसने अपराध कर लिया, यानी कि उस कानून का उल्लंघन कर लिया, तो उसको उतना ही दंड मिलेगा। सपोज करो किसी ने चोरी की, ये कोई ए है, ए ने बी के घर में चोरी की, तो बी क्या करेगा, कंप्लेन करेगा, ठीक है, ये दोषी हुआ। तो अब क्या है कि इस ए ने चोरी की है, तो इस ए को उतना ही सजा मिलेगा जितना उस विधि के द्वारा अपराध के समय आरोपित हो। यानी कि आज के समय मान लो कि 10 तारीख को, या कोई भी तारीख है, 10 तारीख को मान लो कि कोई चोरी करता है ए, तो 10 तारीख के समय जो उस समय चोरी करने के लिए, चोरी के अपराध के लिए जो दंड होगा कानून में, वही उसको मिलेगा बस, ठीक है। इसमें इसलिए इस चीज को दिया गया है कि एक और इसमें टर्म आता है, देखो, पूर्व पद प्रभाव कानून, यानी कि सरकार जो है इसके लिए कोई पीछे से जाकर के कोई कानून नहीं बना सकती, यानी कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं बना सकती। इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखो, ये पूर्व पद प्रभाव कानून वे कानून होते हैं जिसको भूतलक्षी रूप से जो है वो लागू किया जा सकता है, यानी कि पीछे से जाकर के, मान लो कि आज के दिन इसने चोरी की और आज के दिन सजा थी 6 महीने, कि 6 महीने की चोरी की सजा है, सपोज करो छोटी चोरी की इसने। अब कोई सरकार ये नहीं कर सकती कि नहीं, ये इसने जो चोरी की इसको सजा और ज़्यादा दे जानी चाहिए, और ये क्या करे कि पीछे जाकर के कोई कानून बनाए, यानी कि पूर्व पद प्रभाव कानून कोई बनाए और जाकर के उस सजा को 2 साल कर दे। तो ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 20 जो है वो उसको सीधे सीधे इस पर रोक लगाता है ना, कि किसी भी दंड को जो है आप पीछे से लागू नहीं कर सकते, वापस जाकर के लागू नहीं कर सकते आप उस चीज को। और ये जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ आपराधिक कानूनों में ही लागू होता है, मतलब क्रिमिनल लॉ में लागू होता है, कि किसी भी दंड को आप भूतलक्षी रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कर कानून है, जो टैक्स लॉ है या फिर सिविल लॉ है, उसमें ये लागू हो सकता है। यानी कि कोई टैक्स जो है वो सरकार आप पे 2 साल पीछे जा करके आप पे आरोपित कर सकती है, कोई टैक्स वगैरह, ये चलेगा, मतलब ठीक है, ऐसा कानून में ही कहा गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। ये पहला प्रोविजन हुआ अनुच्छेद 20 में, क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं जब तक कोई कानून न तोड़े, और जितना उतना ही दंड मिलेगा जितना उस कानून में उस दंड के लिए, उस अपराध के लिए होगा। और कोई पूर्व पद प्रभाव कानून, मैं बोलने में इसको थोड़ा सा वो हो जाता है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो नहीं लागू होगा इसमें। अनुच्छेद 20 में आगे है, देखो दूसरा प्रोविजन इसमें, कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार आरोपित किया जाएगा और एक ही बार उसको दंड भी दिया जाएगा। सपोज करो उसने चोरी की ए ने, तो ए चोरी किया, उसको 6 महीने के मान लो उस समय सजा हुई, उसको उस कानून में उस समय 6 महीने की सजा थी, मैंने बोला आपको, तो 6 महीना बेचारा काट कर आ गया। अब पता चले पुलिस उसको फिर उठा ले, तो पूछेगा वो कि क्यों उठाया मुझे, तो जाहिर सी बात है कि ए ने चोरी की थी बी के घर में, बी ने कंप्लेन किया तो पकड़ा गया। अब पता चले कि ए को बोला जा रहा है कि सी ने कंप्लेन किया था, ठीक है, तो ये तो बोलेगा कि भाई चोरी तो मैंने एक ही की है ना, मतलब कि अगर एक चोरी है तो सजा बेचारे को एक ही बार मिलेगी, ऐसा नहीं कि उस चोरी के लिए बार बार पुलिस उसको उठा ले, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो एक बार वाला वियोजन है, मतलब एक बार उसको दोषी भी बनाया जाएगा, मतलब एक ही बार उस पर मुकदमा वगैरह चलाया जाएगा और एक ही बार उसको दंड दिया जाएगा। ये केवल और केवल न्यायालयीय कार्रवाई के लिए अवेलेबल है, जुडिशियल प्रोसेस के लिए केवल अवेलेबल है, ठीक है, विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध ये उपलब्ध नहीं है। मतलब कि मान लो कि इसने चोरी की, ए ने चोरी की, और ए किसी कंपनी में कार्य करता हो या किसी सरकारी विभाग में कार्य करता हो, तो विभाग तो उससे फिर वसूलेगा ना। पता चले विभाग वो जब सजा काट कर 6 महीने के वापस आए और विभाग जाए अपनी ड्यूटी पे, तो विभाग उस पर जो कार्रवाई करेगा उससे इसको बचाव नहीं करता अनुच्छेद जो 20 है, ठीक है। सिर्फ न्यायालय में इसको एक ही बार पेश किया जाएगा, एक चीज़ के लिए, मतलब एक दंड दिया जाएगा। तो इसकी चीज़ को आपको ध्यान में रखना। आपको समझ में आ गया होगा कि विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध ये उपलब्ध नहीं है, सिर्फ न्यायालयीय कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। तीसरा प्रावधान इसमें यह है 20 में, कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है वो साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को अपने खुद के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध जो है वो गवाह होने के लिए, गवाही देने के लिए जो है वो बाध्य नहीं किया जाएगा। पुलिस पता चले ए ने चोरी की, पुलिस उसको पकड़ के ले आई, अब पुलिस को भी नहीं पता है ना, तो जांच का विषय है कि ए ने चोरी किया नहीं की, बी ने तो आरोप लगाया उस पर, ठीक है, तो पुलिस उसको आकर के ए को ये नहीं बोल सकती कि तू लिख के दे, लिखित रूप में दे कि तुमने चोरी की, या फिर या कबूल कर कि तुमने चोरी की। तो ना तो लिखित रूप में ना तो मौखिक रूप में कोई साक्ष्य जो है वो खुद के विरुद्ध उसी को उसके खिलाफ जो है वो बोलने के लिए नहीं कह सकती, है ना। ऐसा नहीं कि पुलिस कहेगी अदालत में बोल देना कि मैंने चोरी की थी। तो इस चीज़ से जो है वो अनुच्छेद 20 जो है वो किसी व्यक्ति की सुरक्षा करता है। लेकिन इसका एक अपवाद है,
अगर कोई बड़ा कांड ए करके आया होगा, सपोज उसने किसी का मर्डर कर दिया होगा, तो फिर मान लो कि अंगूठे का निशान है, या फिर चोरी में भी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, सपोज करो अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर कुछ डॉक्यूमेंट पे करना हो तो वो करना पड़ेगा आपको, रक्त का नमूना, अनिवार्य शारीरिक जांच। सपोज करो कोई रेप केस है, बलात्कार का कोई केस है, तो उसमें आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह भी जो है वो क्रिमिनल का करवाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी अनुच्छेद 20 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार फटाफट बोल देता हूँ। 20 में क्या था पहले प्रोविजन में, कि तब तक दोषी नहीं जब तक कोई कानून ना तोड़े, उतनी ही सजा जितना उस कानून में दिया गया है उस वक्त, एक अपराध के लिए एक ही सजा, और किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 20। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 को। तो 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण, जान किसी का या फिर किसी का जीवन, इसका मतलब ये हुआ। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके शरीर की स्वतंत्रता। इन दो चीज़ों के संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 21 में। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा, सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित करेगा। थोड़ा सा नहीं समझ में आया ना, समझाता हूं। देखिए, सपोज करो प्राण कब छीन सकता है, मतलब ये बोला जा रहा है कि इस चीज से, इस स्वतंत्रता से सिर्फ इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। तो प्राण से कब वंचित किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को मार करके, किसी को खत्म कर दो आप, ठीक है ना। दैहिक स्वतंत्रता से कब वंचित करेगा किसी को? दैहिक स्वतंत्रता का मतलब उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगर मान लो किसी को कैद कर लिया जाए, हिरासत में ले ली जाए, तो इस स्वतंत्रता से तो उसको वंचित कर दिया गया ना। तो ये कब किया जाएगा? ये किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही। अभी इसको समझेंगे डिटेल में यहाँ पे हम लोग। फिलहाल ये समझो इसका मतलब कि सिर्फ मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर कर दिया तो उसकी सजा होती है, उस पर कार्रवाई होगी, न्यायालय हो सकता है उसको फांसी की सजा दे, और उसके थ्रू जो है इसके प्राण छीने जा सकते हैं इस व्यक्ति के। कि कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है ऊपर, जैसे हमने देखा, तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता से उसको छीना जा सकता है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ कानून के द्वारा ही, इस कानून की प्रक्रिया के तहत ही उसको इससे वंचित किया जाएगा, ठीक है। ये जो अधिकार है ये भारतीय लोगों को भी दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को भी, विदेशियों को भी प्राप्त है, दोनों को दिए गए हैं ये अधिकार। अब इसका मतलब समझते हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, क्या है इसका मतलब? दो कॉन्सेप्ट है सिमिलर। एक है विधि की स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक है विधि की विधिवत प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखने में एक जैसा लग रहा होगा बट इसमें अंतर है। अंतर क्या है देख लो। विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है ऊपर हमने देख लिया, बेस पे इसकी बात की गई है, इसकी बात की गई है भारतीय संविधान में, इसकी बात की गई है अमेरिकी संविधान में। ये क्या कहता है ये चीज कि सपोज करो अगर विधायिका, मान लो कि भारत की संसद, विधायिका हुई या तो संसद या तो राज्य का विधानमंडल जो हुआ, सपोज करो अगर संसद किसी विधायी प्रक्रिया के द्वारा उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसकी वैधता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता इस आधार पे कि वो अन्यायपूर्ण है। मतलब कि क्या है देखो, सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सरकार जो है वो, ऐसे संसद जो है, एक कानून बनाती है कि किसी भी व्यक्ति के घर को किसी समय जो है वो सर्च किया जा सकता है, उसमें पुलिस घुस करके वो सर्च कर सकती किसी भी समय, कोई बिना पूर्व चेतावनी के। तो ये तो गलत है, आपको लग रहा है गलत, हमें लग रहा है गलत, सबको लग रहा है गलत। सरकार के मन में सपोज करो खोट है, उसके पास वो चाहती है कि हमारे पास अल्टीमेट पावर आ जाए, अल्टीमेट शक्तियां आ जाए, ठीक है, और वो ऐसा कुछ कानून बनाती है और बदले में क्या स्पष्टीकरण देती है कि हम तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को लग रहा है ये तो गलत है, ये तो कुछ और उद्देश्य से किया जा रहा है, मतलब कि इस कानून की जो भावना है वो गलत है। तो क्या होगा कि इसको कोर्ट में हो सकता है ले जाया जाए, इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि ये तो गलत है। तो कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ इस चीज को देखेगी, ये जांच करेगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की, यानी कि इस कानून को बनाते हुए क्या विधायिका ने पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया को फॉलो किया है, हर तरह के स्टेप को फॉलो किया है। मतलब संसद में लाया, एक सदन में लाया, दूसरे सदन में लाया, राष्ट्रपति उस मेजोरिटी से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, यानी कि पूरी अगर विधायी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बनाया गया है
तो इसको वैध मानेगी न्यायालय। यानी कि इस चीज की वो जांच नहीं करेगी न्यायालय कि उसका उद्देश्य क्या था, उसके पीछे की मंशा क्या थी, अगर वो इस प्रोसीजर के तहत जांच कर रही है तो, और भारत में यही है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर सारी विधायी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है तो कानून के पीछे उसकी भावना क्या है, भावना गलत है या भावना सही है, उसकी जांच ना करके वो कानून जो है वो वैध होगा। ऐसा ये टेक्निकल टर्म यानी कि आदर्श स्थिति में ये प्रक्रिया जो है वो बोलती है। यानी कि ये जो है वो संकीर्ण है, नैरो है। मैं बताता हूँ संकीर्ण कैसे, ये और ये विस्तृत होता है कैसे, देखो क्या है। अगर मान लो यही कानून अमेरिका में लाया जाता तो अमेरिकी संविधान इस प्रक्रिया को अपनाती है। वहाँ का जो कोर्ट है, न्यायालय है, ये है विधि की स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या है कि कानून हो सकता है कि पूरी विधायी प्रक्रिया फॉलो करके बनाया गया हो, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है, उसके पीछे की भावना क्या है, इसकी भी जांच न्यायालय कर सकती है, करेगी। और अगर न्यायालय पाती है कि ये तो लोगों के खिलाफ है, ये तो दुर्भावना से लाया गया कानून है, तो इसको न्यायालय क्या करेगी, अवैध घोषित कर सकती है। यानी कि इसका दायरा बहुत विस्तृत है। और हमारे भारत में जो है वो दायरा जो ये जो अगर प्रक्रिया है, इसका दायरा संकीर्ण है। हालांकि भारत में भी न्यायालय के पास बहुत विस्तृत शक्तियां हैं, वो किसी चीज को भी अवैध कर सकती है अपने हिसाब से। बोले कि मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो क्या करेगी, ठीक है, समझाऊंगा मैं भी आपको। फिलहाल इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका दायरा विस्तृत हुआ, इसका दायरा जो है वो संकीर्ण हुआ, नैरो है ये कठोर है। यानी कि जो प्रक्रिया है उसी को फॉलो कीजिए और बनाइए। ये क्या है कि आपने कोई भी प्रक्रिया फॉलो किया हो, हम थोड़ा सा अलग एंगल से देखेंगे, इस वाले एंगल से भी देखेंगे, ठीक है। तो ये लचीला है, मतलब कि ये थोड़ा सा रिलैक्स है मामला। ये चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 से संबंधित। एक तो 1950 में आया गोपालन केस, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। गोपालन मामला आया 1950 में, और दूसरा आया मेनका केस 1978 में। हुआ क्या, देखो, इस केस में, गोपालन केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा करेगी मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका मान लो कोई आदेश लाती है, कोई अधिसूचना लाती है, और उसके तहत अगर किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वायलेट किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, उसको छीना जाता है, तो उससे जो है वो रक्षा करेगी आपकी कौन, अनुच्छेद 21। लेकिन अगर विधानमंडलीय कोई संसद कोई कानून लाती है, ठीक है, उसके तहत अगर उस अधिकार को छीना जाता है तो उससे जो है वो अनुच्छेद 21 जो है वो इसकी सुरक्षा नहीं करती किसी भी लोगों की। आप समझ रहे हैं, मतलब कि कार्यपालिका के विरुद्ध जो है वो कार्यपालिका अगर कोई कार्रवाई करे तो उसके विरुद्ध आपको सुरक्षा देगी, ठीक है, अगर उस अधिकार को आपको छीना जाए तो। लेकिन अगर संसद कोई कानून बना करके उसको छीन ले तो उसके विरुद्ध आपको ये सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, मतलब ये छीन सकती है, विधायिका जो है वो छीन सकती है। ऐसा कहा गया, क्यों? क्योंकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ऐसा गोपालन मामले में कोर्ट ने कहा। साथ ही ये कहा कोर्ट ने कि जो दैहिक स्वतंत्रता है, किसी की निजी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो केवल और केवल उसके शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से उसका मतलब है, उसका अर्थ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसकी निजी स्वतंत्रता और शारीरिक स्वतंत्रता। ये फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को अगले केस में पलट दिया, मेनका केस में 1978 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपालन मामले में जो अपना फैसला दिया था उसको उलटते हुए जो है वो अनुच्छेद 21 की बहुत डिटेल में व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या की। और इसमें इन्होंने कहा कि ये जो दैहिक स्वतंत्रता है, ये जो पर्सनल लिबर्टी है, छोटा कर दूं क्या मैं, चलो दिखता रहेगा आपको वो सारी चीजें। दैहिक स्वतंत्रता ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ जो केवल शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति का नहीं है, ठीक है, इसका बहुत वाइडर अर्थ है, बहुत जो है विस्तृत अर्थ है। यानी कि इसमें जीवन के और पहलू भी शामिल हैं, जैसे कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, बहुत सारे अधिकारों का एक लिस्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप किसी भी पॉलिटी या फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार, किसी व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार का जो पहलू है वो भी आता है आपका अनुच्छेद 21, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाले अधिकार के अंतर्गत। इसी वाले में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आता है, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन का भी अधिकार आता है, यानी किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ बहुत व्यापक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेनका केस में 1978 में। और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो आप ऊपर गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो सुरक्षा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को जो छीना जा रहा था कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा, जिसको रोक दिया है किसने, और इसको बोला कि ये कर सकती है विधायी प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे कहा गया कि ये जो विधायी प्रक्रिया के द्वारा भी इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता।
यानी कि ये जो सुरक्षा है अनुच्छेद 21 के तहत, ये मनमाने कार्यकारी प्रक्रिया और विधानमंडलीय प्रक्रिया दोनों के खिलाफ, दोनों के विरुद्ध जो ये सुरक्षा है वो उपलब्ध है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप इसको थोड़ा सा और देख लेंगे आगे पीछे करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बार में आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है बिल्कुल हवा भी ना लगे, ठीक है। तो समझने के लिए इतना मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप एक बार जब खुद से भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 का, ठीक है। 21A भी इसको बोल सकते हैं आप अंग्रेजी में। इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। पहले नहीं था ये, देखो ये ऐड किया गया है 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 में किया गया, उसके थ्रू। ये जो 86वां संशोधन था इसने तो मूल अधिकार को ऐड किया ही, अनुच्छेद 21 का को। इसने एक मूल कर्तव्य ऐड किया था, अनुच्छेद 51 का में जो है वो एक नया मूल कर्तव्य ऐड किया, जिसमें आमतौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा कर दिया गया। हम लोग देखेंगे आगे भी। और ये जो अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी, उसकी भाषा में इसने बदलाव किया था। जब हम लोग DPS पे देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, इसके जस्ट बाद वाले में पार्ट 4 में, तो उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। बस इतना भी ध्यान रखना है कि जो 86वां संशोधन था वो अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क से भी संबंधित है। कैसे है वो उस समय देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि राज्य, इसमें संविधान में ऐड किया गया इस चीज़ को कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को निःशुल्क, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। कहाँ से कहाँ तक की उम्र के? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र को, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 21 का जो शिक्षा का अधिकार है, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा को ही मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब 6 से 14 वर्ष तक है तो मतलब 14 वर्ष के बच्चे कहाँ होंगे? 10th में ज़्यादातर होंगे, ठीक है, वहीं तक। कोई कहे कि मुझे PhD करनी है और ये शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है तो हमें 2 PhD फ्री करने के लिए तो नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करता है। इसी को देखते हुए सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि RTE कानून जो है वो पारित किया था, ठीक है। ये चीज़ हो गई 21 का में। अब देखते हैं 22, अनुच्छेद 22। तो इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध, इसका मतलब क्या क्या देखते हैं। गिरफ्तारी का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं कि आप कुछ करेंगे, पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी और आपको गिरफ्तार करेगी, ठीक है, कुछ गलत काम करेंगे तो आप पे। निरोध का मतलब होता है हिरासत। ये होगा गिरफ्तार करना, पुलिस उठा करके ले जाएगी आपको। हिरासत का मतलब है पुलिस आपको या लॉकअप पर रखेगी या तो जेल में रखेगी। निरोध, इसी को निरोध को हिरासत समझिए आप, ठीक है, डिटेंशन इसी को बोलते हैं। अब ये जो निरोध है गिरफ्तारी में ज़्यादा नहीं है, इसको समझते हैं। निरोध 2 प्रकार का होता है। दंड विषयक निरोध होता है यानी कि पनिटिव डिटेंशन, एक होता है निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या क्या मतलब है इसका? देखो, दंड विषयक निरोध क्या है कि जैसा सिंपल चीज़ होता है कि आपने कोई अपराध किया, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, आप पे कार्रवाई होगी, न्यायालय में आप पे सजा चलेगी, सुनवाई होगी। अगर न्यायालय आपको दोषी पाती है तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ होगी, सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे ही आपकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस आपको वहाँ से उठा करके लाती है, तो ये जो अनुच्छेद 22 है वो बीच में आ जाता है, ठीक है। लॉकअप पुलिस लेकर के आई आपको, अनुच्छेद 22 जो है वो बीच में आ गया। और अनुच्छेद 22 बोला कि हम आपको जो है वो 4 अधिकार देते हैं। ये 4 चीज़ें क्या क्या देखो, यानी कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षा दी गई है। इस प्रकार की 4 प्रकार की इसके पास अधिकार क्या क्या होते हैं। पहला ये है कि गिरफ्तार किस आधार पर उसको किया गया है। पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है उसको तो वो बताना पुलिस को पड़ेगा कि हमने आपको चोरी के आधार पे किया। मान लो A ने चोरी किया था, वही एग्जाम्पल लेते हैं, चोरी के आधार पे आपको किया है कि आपने उसके घर से चुराया है B के घर से। फिर दूसरा अधिकार ये है कि उसको वकील से परामर्श करने का अधिकार है, यानी कि उसको अपना वकील करने का अधिकार है जो कोर्ट में उसकी तरफ से जो है वो लड़ सके। फिर है 24 घंटे में दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो उसको पेश किया जाना चाहिए, उसके पास ये अधिकार है। और इस 24 घंटे में जो है वो यात्रा के समय को जोड़ करके 24 घंटा होगा। मतलब अगर सपोज करो पुलिस उसको कहीं से लेकर के आ रही है, उसके घर से उठा करके, तो घर से उठाने से जो समय शुरू होता है उसको भी जोड़ा जाएगा 24 घंटे में, यानी कि पुलिस के पास थोड़ा सा और कम समय मिलता है। मान लो 2 घंटे उसमें लग गए तो 20 घंटा, ठीक है, 22 घंटे से। तो यात्रा के समय को भी जोड़ा जाएगा इस 24 घंटे में, तो ये अधिकार है उसके पास। और अगर उसको दंडाधिकारी के पास पेश किया जाता है, ये मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखता रहे आपको। अगर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसको आरोपी नहीं, मतलब कि उसको नहीं माना कि उसने वो गलती की है, मतलब
उसके वकील ने उसको बचा लिया और सजा को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो उसको रिहा होने का अधिकार है। ये 4 अधिकार उसके पास है। कौन कौन, किस आधार पे किया है वो बताओ। ठीक है, वकील करने का अधिकार, 24 घंटे में पेश करो उसको मजिस्ट्रेट के पास, और अगर मजिस्ट्रेट ने उसको छोड़ दिया तो रिहा होने का अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं निवारक निरोध को, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो नाम में क्या लगा हुआ है, निवारक, प्रिवेंटिव, यानी कि यदि कोई हिरासत, प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकना किसी चीज को करने से पहले। ठीक है, सपोज करो पुलिस को कोई सूचना मिलती है कि कोई आदमी जो है वो कोई कुछ कारनामा करने वाला है, कोई कांड करने वाला है, कोई घटना करने वाला है, पुलिस को ये सूचना मिल जाती है। सपोज करो ए के बारे में सूचना मिलती है कि ए कोई बड़ी चोरी करने वाला है, और पुलिस को ये पहले सूचना मिल गई, तो पुलिस क्या करेगी कि ए को चोरी करने से पहले उठा लेगी और उसको हिरासत में रखेगी। ठीक है, यानी कि ये जो गिरफ्तारी होती है वो सिर्फ शक के आधार पर हो सकती है। यहाँ पे क्या था कि अपराध करना जब किसी ने किया तो पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसने अपराध किया हो, बिना अपराध किए हुए सिर्फ आशंका के आधार पे, सिर्फ जो है शक के आधार पे पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। और एहतियाती होता है कदम, मतलब कि किसी चीज को बचाने के लिए होता है, इस घटना को होने से बचाने के लिए, है ना। इसीलिए इसको निवारक निरोध या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपोज करो इसके तहत गिरफ्तार किया गया तो उसके पास ये 3 अधिकार होंगे। अनुच्छेद 22 जो है उसको 3 अधिकार देता है। जैसे यहाँ पे इसको 4 अधिकार दिया था ना, अगर उसको दंड विषयक जो है निरोध उसके पास है तो उसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया तो इसको जो है वो 3 अधिकार मिलेंगे। पहला ये है, आमतौर पे इसमें जो है वो बहुत जो खास करके कुछ जैसे NSA है, कुछ कानून होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मीसा था, ये सब कानून थे जो संसद के द्वारा बनाए जाते थे और देश की सुरक्षा के लिए ये सब कानून बनते थे। और कोई कहीं पे कुछ हमला होने वाला होता था तो पहले ही शक के आधार पे लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। तो अगर मान लो कि नॉर्मल लोग भी इसमें गिरफ्तार होते थे, कानून का दुरुपयोग तो हर जगह हो सकता है, इसीलिए जो है वो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद में। इसमें प्रॉपर जो है मूल अधिकारों में इसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 22 जो है ऐसे लोगों को, अगर किसी को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 अधिकार देता है। कौन कौन? पहला है कि हिरासत में लिए जाने का आधार, क्यों वो गिरफ्तार किया गया वो जानने का अधिकार, यहाँ भी था यहाँ भी है, लेकिन यहाँ था कि आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है। अगर ऐसा बताया जाना, उसके गिरफ्तारी के आधार को बताया जाना अगर लोकहित के विरुद्ध है तो पुलिस जरूरी नहीं है कि इसको बताएगी, ठीक है, अवॉइड कर सकती है। दूसरा यह है कि हिरासत के विरुद्ध प्रतिवेदन देने का अधिकार, यानी कि उसको जो हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध जो है वो एप्लीकेशन देने का, प्रतिवेदन देने का अधिकार होगा मजिस्ट्रेट को या किसी को। तीसरा है कि उस मान लो कि शक के आधार पे आपने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कितने दिनों तक रखोगे इसको? तो मैक्सिमम जो है आप 3 माह से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा जो है वो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नहीं रख सकते हो। इससे ज्यादा अगर किसी को रखना है, मान लो कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो व्यक्ति बहुत बड़ा खतरा है सपोज करो, तो आप रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड होती है। सलाहकारी बोर्ड से आपको क्या होगी, परमिशन लेनी पड़ती है एक बोर्ड से, ठीक है। उसमें ज्यादा नहीं जाते हम लोग, बस इतना आप जानिए कि 3 माह से ज्यादा नहीं रख सकते। इसका देखिए एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 पास किया गया था इंदिरा गांधी के वक्त, और इमरजेंसी में इसका दुरुपयोग किया गया। जब आपातकाल लगा हमारे देश में 1974 के आसपास, तो इसमें अधिकतर नेताओं को, भारत के जो विपक्ष के नेता थे उस पर सबको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी तरह से टाडा अधिनियम था, संजय दत्त को इसके तहत गिरफ्तार किया गया था 1985 में। फिलहाल इसकी बात करते हैं, इमरजेंसी वाली बात। तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर किसकी है, किस लिए लगाया है मैंने? इसीलिए लगाया है। तो इसके तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों में से विपक्ष में एक नेता थे लालू प्रसाद यादव, नाम आपने सबने सुना होगा। तो लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया था इसी अधिनियम के तहत। तो लालू ठहरे। इस अधिनियम के तहत जब उनको हिरासत में रखा गया था तो उसी वक्त उनकी पहली संतान हुई थी, उनकी बेटी, और लालू यादव ने विरोध दर्ज करवाने के लिए अपनी बेटी का नाम रख दिया मीसा। मीसा भारती इनका नाम है, इनकी बड़ी बेटी है, अभी सांसद हैं फिलहाल, ठीक है। तो मैंने आपको याद रहेगा इस चीज से। और इससे एक और लिंक जुड़ता है कि जब ये लोग फिर सत्ता में आते हैं, जब इमरजेंसी खत्म होती है, ये लोग छूटते हैं, तो जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी की सरकार जो है वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाती है। बहुत बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम था ये, लगभग संविधान के अधिक हर पहलू को इसने छू लिया था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा टच किया। इसमें क्या किया गया था कि चूंकि बेचारे इस अधिनियम से प्रताड़ित थे ये लोग, निवारक निरोध अधिनियम से गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को, शक के आधार पर किया गया था, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कानून बनाया क्या, इसमें संशोधन किया थोड़ा सा कि ये जो 3 माह की अधिकतम अवधि थी ना, उसको घटा करके 2 माह कर दिया गया, ठीक है। ये जो निवारक निरोध वाला था,
लेकिन क्या है कि ये जो 2 माह की अवधि है अभी तक इफेक्ट में आई नहीं है, अभी भी पुराना जो व्यवस्था है 3 महीने वाला वही चल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 22। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो बाकी जो प्रोविज़न है यहाँ से, ठीक है, इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।